नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि अभी तक हमने जो है अभी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हुई थी, तो हम उसी के आगे जो है आज चर्चा शुरू करते हैं और अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो उस दिन हमने जो है हिंदी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य इससे स्टार्टिंग किए थे, और हमने ये भी ग्रामर पोर्शंस में आपसे चर्चा हुई थी कि कौन से ग्रामर पोर्शंस में कक्षा 10 में क्या क्या टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं, उस पर हम विस्तार पूर्वक अच्छे से चर्चा कर चुके थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो 20 नंबर के क्वेश्चन है ये ना, ये मैंने बताया था जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनमें आपसे क्या क्या पूछा, ये चर्चा बहुत अच्छे से हो गई थी। इसमें हमने रस बताया था, छंद बताया था, अलंकार बताया था, समास बताया था, पर्यायवाची, देखिए आप लोग ना पर्यायवाची लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, पर्यायवाची होता है, ये इस चीज को समझ लीजिए। पर्यायवाची शब्द, या इसी में आप दूसरे तरीके से आप ये विलोम शब्द भी आपको समझ जाना है। विलोम शब्द ये टॉपिक्स जो हैं आने हैं। वाच्य, ये पद परिचय, पद परिचय आएगा, फिर शब्द रूप आएगा, और फिर उपसर्ग और प्रत्यय, ये ध्यान रखिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, एक चीज क्या छूटा, हाँ, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ये तत्सम तद्भव शब्द, इनसे आपका जो है ये टॉपिक्स मैंने ग्रामर पोर्शंस में आपको हिंदी व्याकरण में कक्षा 10 में मैंने बताया था कि जो कक्षा 10 के जो भी टॉपिक्स आएंगे 20 नंबर के ओएमआर है, उनमें 10 नंबर का पोर्शन सीधा सीधा ग्रामर से होता है, और 10 नंबर का जो पोर्शन होता है वो आपका हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य में आता है। इस चीज के बारे में बढ़िया अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो ये जो हिंदी व्याकरण हमको पढ़ना है कक्षा 10 में, तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ये 10 नंबर, इनमें से हर टॉपिक से आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इस पर हमने विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से हम तैयारी कर चुके थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स पर विशेष करके गौर करना है। क्या चीजें करना है, इन पे हम विशेष रूप से एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं। चलिए हम शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक से, काव्य सौंदर्य के तत्व। ये एक नया टॉपिक है हिंदी व्याकरण में कक्षा 10 के सिलेबस में। आपको ये टॉपिक आपको समझना है। क्या समझना है इसमें कि जैसे काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं कितने होते हैं, तो आप बेसिक सा क्वेश्चन आप दिमाग में ये रखिएगा कि काव्य सौंदर्य के तत्व आपसे पूछा जाए ओएमआर का क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य के तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रस, एक होता है छंद, एक होता है अलंकार। तो आप ये समझिएगा ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, जिस प्रकार से है ना, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट है हमारा क्रीम हो गया है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग बढ़िया अच्छे समझते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट, है ना। उससे क्या होता है, ब्यूटी उसका यूज करते हैं तो क्या होता है, वो चीज जो है किसी को भी सुंदरता प्रदान कर देता है ना, सुंदर करता है। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 टॉपिक हैं जो काव्य को क्या करते हैं, एक सौंदर्यता प्रदान करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, जिससे हम क्या होता है, हमारा जो काव्य होता है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और अच्छा लगने तो समझ में आ जाता है। तो आप एक बहुविकल्पी का जो क्वेश्चन होगा ये आप समझ लीजिए कि काव्य सौंदर्य के तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, रस छंद और अलंकार होते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई। अब हम एक एक टॉपिक पर चर्चा विशेष रूप से कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा छंद से।
चलिए समझते हैं इसको कैसे क्या है। रस शुरुआत किया जाए, रस शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए रस, रस का मतलब क्या होता है ना। देखिए एक चीज समझिए, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, है ना। देखिए होता क्या है, जैसे कोई चीज क्या है, आपने देखा, नाटक देखा, है ना, और किसी की वेशभूषा को देख लिया, है ना, किसी की बात को सुन करके, व्यंग रूप में कोई बातें सुनी है, उसने हंसी मजाक की बातें, कोई किसी की बातों को सुन करके क्या होता है, किसी व्यक्ति के मन में जब उस वस्तु को देख करके या किसी की बात को सुन करके, नाटक को देख करके, कोई भी चीज करके, किसी घटना को देख करके मन में क्या एक भाव उत्पन्न होता है। वो भाव क्या होता है हिंदी व्याकरण में, उसको हम लोग रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई। रस के एक जनक महोदय थे, जनक थे भरत मुनि। रस के जो जनक कौन थे, भरत मुनि। इनके भरत मुनि ने इन्होंने एक अपनी इनकी बढ़िया सी एक रचना थी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इनकी एक बढ़िया सी अच्छी रचना थी। नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या किया कि बढ़िया से एक व्यवस्थित ढंग से इसमें रसों के बारे में इन्होंने चीजें बताई। क्या बताया, बताया उन्होंने कि विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोगाद, संयोगाद्रि निष्पत्ति है। ये उन्होंने एक बात कही। क्या कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति है। कहने का मतलब विभाव, अनुभव और व्यभिचारी और संयोगाद्रि निष्पत्ति है, इनके संयोग से क्या होता है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग में रस की निष्पत्ति होती है। संयोग मिलने से, वे भी विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से ही किसी भी रस की निष्पत्ति होती है। इतनी सी बात मेरी समझ में आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस का जनक कौन रस के जनक कौन है, भरत मुनि है। भरत मुनि ने सप्तम किस रचना में रसों के बारे में चर्चा की, तो इनकी रचना थी नाट्य शास्त्र थी। इसमें इन्होंने रसों के बारे में बताया, और क्या बताया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति है। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये चीजें इतनी सी मेरी बात समझ में आई। इसकी जो परिभाषा है, ये तो चलिए आपने समझ लिया, है ना। किसी नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर, काव्य को पढ़कर किसी की वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इतनी सी बात मेरी समझ में आई, है ना।
कोई चीज हमने देखा, कोई जहाँ कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं, है ना, किसी की बातों को सुन, कोई नाटक देख लिया, किसी ऐसा दृश्य देख लिया जो हमें हमारे मन को क्या किया, प्रभावित कर दिया, किसी तरीके से प्रभावित किया, तो यही क्या है, रस ही है। अभी हम उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम कहीं जा रहे हैं, किसी की बातों को सुन करके, कोई नाटक हो रहा है, नौटंकी हो रही है, उसमें कोई चलचित्र चल रहा है, दृश्यात्मक चित्र चल रहा है, उसको हमने देखा और देखने के पश्चात क्या हुआ, हमारे मन में कोई भाव जागृत हुआ। कोई काव्य है, कोई काव्य हमने पढ़ा उसको, और पढ़ने के पश्चात क्या हुआ, हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ। किसी की वेशभूषा को देख करके, है ना, कोई व्यक्ति है, उसके ऐसा पहनावा उसने जो है पहन रखा है, उसका पहनावा हमने ऐसा देखा जो हमें विचित्र लगा, उसकी वेशभूषा को देख करके मन में एक भाव उत्पन्न होता है ना, जो हमें अपने ओर आकर्षित करता है, या हमारे अंदर विचित्रता का भाव उत्पन्न करता है और हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और लगता है कि भाई साहब ये हमें कुछ विचित्रता है या किसी अपने आप को विशेष बना देता है दूसरी चीज से, तो वो हमारे मन को क्या कर देता है, इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रस कहते हैं। आनंद को कोई भाव उत्पन्न हुआ, है ना। ये मेरी बात इतनी सी समझ में आई, हम इस पर हो गया, तो आपको ध्यान से इतनी सी बात मेरी समझ से। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस के जनक कौन है, भरत मुनि है। रचना किस रचना पर इन्होंने, नाट्य शास्त्र के बारे में 8 प्रकार के जो है इन्होंने रस बताए थे। अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या बताया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति। परिभाषा क्या है इसकी, कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है इसको, आप ये समझिए कोई एक चीज विशेष रूप से देखा, उसको समझ लिए, रस हो गया। मेरी बात इतनी समझ में आई आपको, ठीक है। आगे देखिए, साफ करूं मैं इसको। हमने अभी तक परिभाषा के बारे में चर्चा की, अब हमको चर्चा करना है रस के अंग। रस के अंग, ध्यान रखिए, रस के अंग कोई चीज क्या है ना, जैसे कोई चीज का निर्माण होता है, उसका बेस पार्ट आपको ध्यान रखना होता है कि किन से इस वस्तु का निर्माण हुआ है। ये वही जो वस्तुएं हैं, मतलब कोई जो भी वस्तुएं हैं जिनसे मिलकर के किसी वस्तु का निर्माण हुआ, जिनके मेल से या उनके अभाव से वह वस्तु ना बने, ये समझ लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे समझिए हमारी बात, जैसे आपने चाय बनाया है ना, चाय के लिए आपको क्या आवश्यक है भाई, दूध, चाय पत्ती, है ना, चीनी, ये चीजें कंपलसरी हैं। अब कोई कहेगा कि सर अदरक भी, इलायची भी, भाई स्वाद नहीं बनाना, यहाँ स्वाद नहीं बनवा रहे हैं, इलाओ चाय बनाने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। एक आपको एक चीज उदाहरण देकर के समझा रहा हूं कि जैसे चाय आपको बनानी है, तो उसमें आपको दूध या पानी, दूध पानी ना, चाय पत्ती और चीनी, बस यही चीज तो चाहिए, आवश्यक है। अब कुछ लोग भगोना भी, कढ़ैया भी, छन्नी भी, ये सब नहीं करना भाई। हमारे कहने का मतलब है इनके अभाव में ये 3 चीजें ऐसी हैं कि इनके अभाव में नहीं बन सकता है, कम से कम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, फोन आ गया था तो पानी, दूध, लोग हाँ हम कहाँ पढ़ते, तो ये चाय के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके अभाव में चाय नहीं बन सकती। तो वैसे ही क्या है, हमारे रस के बारे में है, कुछ पार्ट है, कुछ अंग है इसके, जिनके बिना कोई भी रस नहीं बन पाता है। हमारा कहने का मतलब बस ये था, इसका उदाहरण हमने इसलिए दिया है कि भैया इनके अभाव में, अब कुछ लोग भाई स्वाद नहीं बनाना है, कुछ अदरक के लिए बोलेंगे, कुछ इलायची के लिए भी बोलेंगे ना, वो तुलसी के लिए भी बोलेंगे। भाई चलो ठीक है, मान लिया स्वाद नहीं बनवा रहे हैं, इसको समझो पहले भाई, ये इसके लिए बेसिक चीज है कि क्या आवश्यक है। उसी प्रकार से रस के अंग है जिनके बिना कोई भी रस का निर्माण नहीं होता। क्या क्या चीजें, 4 अंग हैं। कितने हैं भैया, 4। ध्यान से समझिए भाई, इसके जैसे ही
इससे हम विषय वस्तु खत्म होगी तो इससे हम जो है सीरीज भी करवाएंगे। इसके सीरीज का मतलब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे। ध्यान से समझिए, सारा कुछ करवाऊंगा मैं। तो रस के अंग कितने हैं बेटा? 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? हमारी बात समझिए। एक है स्थाई भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव, चौथा संचारी भाव। मेरी बात इतनी सी समझ में आई आपको? इतनी सी चीजें, इन्हीं चारों से आपका कोई भी रस का निर्माण होता है। अगर इनमें से चारों में से किसी भी का भी एक गायब हुआ, अगर स्थायी भाव नहीं हुआ तो रस तो बन जाएगा, बट कौन सा रस बनेगा इसके लिए डिपेंड करेगा हमारा स्थायी भाव। मेरी बात समझ में आ रही? तो कोई भी रस है, उस रस का निर्माण करने में ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं। तो रस के अंग कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इसी को आप व्यभिचारी भाव भी बोलते हो। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इसको आप इस तरीके से इसको भी बोलते हो, है ना? ये भी ध्यान रखना है ना। संचारी भाव क्या हम लोग बोलते हैं? व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? व्यभिचारी भाव बोल देते हैं। मेरी बात इतनी सी समझ में आई? ये 4 प्रकार के अंग होते हैं। हाँ, अब स्थायी भाव से आपसे क्या प्रश्न पूछा जाए? स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं भाई। जितने रस उतने स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या क्या? आपको ये बताना, ध्यान से मेरी बात समझनी है। रस के प्रकार बताने 9, रस स्थायी भाव कितने बताने? 9। स्थायी भाव कितने बताने? 9। रस के अंग कितने बताने? 4। स्थायी भाव कितने बताने हैं? 9। अनुभव, विभव, संचारी भाव, इसको आप व्यभिचारी भाव, इसकी संख्या क्या बतानी है? 33। इनकी संख्या कितनी बतानी है? 33। इनकी की संख्या कितनी बतानी है? 33। स्थायी भाव क्या होते हैं? मनुष्य के मन में स्थायी रहने वाले जो भाव होते हैं उसको स्थायी, जो परमानेंटली ही होते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्थायी भाव। विभाव किसको बोलते हैं? जिनके माध्यम से स्थायी भाव जागृत होता है उसको हम लोग विभाव बोल देते हैं, है ना। और विभाव के पश्चात स्थायी भाव के जागृत होने के बाद मनुष्य जो क्रियाएं करते हैं उसको अनुभाव कर देते हैं। इतनी सी बात, ये आपको 11th में हम समझाएंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कक्षा 10 के अकॉर्डिंग इतनी सी चीजें आपको समझ जाना है। स्थायी भाव क्या है? ये मनुष्य के मन में स्थायी रूप में भाव होते हैं, मौका पड़ने पर ये जागृत हो जाते हैं, है ना। जागृत कौन कराता है? विभाव कराता है ना। कोई चीजें हैं जागृत करा दिया, जागृत करने के बाद क्या हो गया? स्थायी भाव जागृत हो गए। अभी वो क्रियाएं कुछ करेगा, अनुभव हो जाएगा। क्रियाएं करेगा ना, जैसे इसको समझिए, मेरा एक उदाहरण समझिए। उदाहरण मैं समझा रहा हूं एक बढ़िया बेसिक तौर पर, है ना। जैसे अध्यापक के हाथ में डंडा देखकर रमन रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, है ना। ये बात समझ में आई ना। देखिए हमारी बात, अब आप इसमें देखा डर ही का तो भाव हो रहा है, तो भयानक रस करेंगे हम। अभी उसको समझिए पहले। अब आप ये बताइए डर कैसे उत्पन्न हुआ? डंडा, हाथ में डंडा देखा, जब उसने डंडा देखा, डंडा न देखता तो न वो रोता और न आंखों में आंसू आते। डंडा देखा तो ये क्या हो गया? विभाव। फिर उसके पश्चात क्या हो गया? डर हो गया, है ना। तो स्थायी भाव डर,
भयानक आ गया, भय हुआ ना, भयानक रस हो गया। अब जब वो रोने लगा तो क्या हो गया, अनुभव हो गया। संचारी भाव, व्यभिचारी, जो आंखों से आंसू बहने लगे, है ना। ये इस तरीके से इसको समझना है। फिर हम अनुभव भी दो तरीके से आपको पढ़ने होते हैं। अनुभव क्या मतलब, विभाव आपको दो तरीके से, आलंबन और उद्दीपन। इसको समझ, विभाव में आपको ये दो चीजें पढ़नी है, आलंबन, आलंबन और उद्दीपन। ये समझ लेना, इसमें आपको विभाव हो जाएगा। मेरी बात इतनी समझ में आई। रस के अंग से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। संचारी भाव, जिन्हें को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। विभाव क्या होते हैं, ये स्थायी भाव को जागृत करवाते हैं, है ना। स्थायी भाव को जागृत कराने वाले जो भी भाव होते हैं उसको विभाव बोलते हैं। और इसके पश्चात जो है मनुष्य जो भी क्रियाएं करने लगता है उसको अनुभव बोल देते हैं। विभाव आपके दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। मेरी बात इतनी समझ में आई? आएगी भाई, बिल्कुल समझ में। कौन कौन सा इसमें इंजीनियरिंग लगाना है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। अब आ जाते हैं रस के प्रकार। मेरी बात इतनी समझिए, रस के प्रकार, रस के प्रकार टाइप्स, है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रस तो बनेगा, लेकिन कई प्रकार से रस बनेगा। कितने प्रकार से, 9 प्रकार से। रस के प्रकार भैया कितने हैं, 9 प्रकार के रस हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। तो एक बात समझते रहिए, इधर हम रस कर लेंगे और इधर स्थायी भाव। ये ध्यान से समझिए, इसको पूरा करना है। ये ना समझिए कि कक्षा 10 में हास्य और करुण रस है। हास्य करुण रस तो है ही है, उनको तो पढ़ना ही है। वो आपका एग्जाम्पल से पूछेगा। लेकिन इसको कैसे करना है, इसको आपको सारणी सही मिलान वाले से आएगा, क्योंकि कोड प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। तो कौन सा कोड प्रश्न पूछेगा, यही से पूछेगा। तो पूछेगा तो इधर 4 रस दे देगा, इधर 4 स्थायी भाव, सही मिलान करवाएगा। तो मिलाओ इसको, इसको समझिए कैसे क्या करना है। मेरी बात समझिए, जब तक हम रहे ना, परेशान हो। हाँ मैं, टेंशन ना लेना बिल्कुल। हाँ, मैं मत लाना, मैं नहीं हूं। हाँ मैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है। अब ध्यान से मेरी बात इसको समझिए। प्रेम आपका 3 प्रकार से होता है। प्रेम की मैं चर्चा कर लेता हूं, है ना। प्रेम आपका 3 प्रकार से हो सकता है। एक माता पुत्र का प्रेम होगा, एक गुरु शिष्य का होगा, एक नायक नायिका का होगा। ये 3 तरीके से प्रेम होगा। ध्यान समझिए, इसको वात्सल्य कर लेंगे, इसको श्रृंगार कर लेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिए भाई, हाँ। इसको भक्ति रस कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? वात्सल्य रस, अगर माता पुत्र का प्रेम है तो वात्सल्य रस कर लेंगे। गुरु शिष्य का प्रेम है, भक्ति रस हो जाएगा। नायक नायिका का प्रेम है तो श्रृंगार रस कर लेंगे। मेरी बात इतनी समझ में है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अब ये मत सोचना कि संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति ही होता है भाई। वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव का रति ही होता है। इसका जब ये होता है तो इन दोनों का ये कभी कभी आपसे कंफ्यूज के लिए आ जाए तो घबराना नहीं है कि इधर लगा दे कि यहाँ वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये आप कह दो कि सर श्रृंगार रस तो भैया स्थायी भाव रति होता, तो वियोग संयोग का हो, इनका भी वही होगा। समझ में आ रही बात?
लेकिन इसकी परिभाषा हमको कैसे बनाना है वो हम अभी बता देंगे, है ना। ये आपका हो गया। दूसरा दूसरा रस वीर रस, वीरता से उत्पूर्ण रस नहीं, मतलब गजब, है ना, वीरता, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, कोई काम उत्साहित होकर बिल्कुल मैं कर लूंगा। अगर आपके अंदर उत्साह ही नहीं है कोई काम करने का तो वीरता का भाव ही कहां से आएगा, वीर रस की उत्पत्ति कैसे होगी, जब आपके अंदर उत्साह के भाव होंगे, जब आप किसी काम को करने के लिए उत्साहित होंगे। अगर आपके अंदर उत्साह ही नहीं है कोई काम करने के लिए तो फिर क्या मतलब है, वीर रस नहीं होगा, है ना। ये तो ऐसा है ना, इसमें वही चीजें हैं भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ युद्ध जैसे है ना, युद्ध के मैदान में जाते रहे होंगे पहले जब युद्ध हुआ करता था पुराने समय में, कि लाओ भाई साहब ले तलवार उठाओ भाई, तुम हूँ हम उठाए मारा जाए, आओ आ गवाह युद्ध में तो लड़ी लेंगे, ऐसा तो नहीं हो। बिल्कुल तरस राई है, मुझे लड़ना है, मैं लड़ने के लिए आया हूँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो उत्साह बहुत जरूरी है, कोई काम करने के लिए आपको उत्साहित होकर, जब जब आप उत्साहित होकर के कोई काम करेंगे तो ये मान लीजिए वीरता का भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस, हमारी बात समझिए, हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास, है ना, हास। हास रस कैसे होगा कोई चीज देखा, कोई पंक्तियां पढ़ी, हंसी आई, अरे वाह मजा आ गई, मजा आएगी, उत्साहित होंगे, मतलब उत्साहित मतलब हंसी आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, पिंपल पिंपल बनेंगे ना, उनकी बात कही जा रही है। करुण रस, करुण रस इसका शोक होता है, शोक, जिसको आप लोग दुख बोलते हो, है ना, दुख। ध्यान से मेरी बात समझिए, वियोग की अभी चर्चा हुई थी, वियोग का मतलब जहां संयोग का बताए थे, संयोग का मतलब जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होगा, संयोग श्रृंगार, जहां इनके विरह का वर्णन होगा, वियोग श्रृंगार। अब आ जाते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। लेकिन ध्यान से समझिए मेरी बात, दुख दो तरीके से होगा। अगर करुण रस कहां होगा, जहां पर कोई वस्तु दूसरी अवस्था में चली जाए, उसको पुनः उसी अवस्था में आना मुश्किल लग रहा हो, संभव ना हो, करुण रस होगा। वियोग श्रृंगार दूर तो हुई है लेकिन आने के चांसेस हैं। जितना भी सूरदास जी के उसमें गोपिकाओं के विरह वेदना का वर्णन मिलेगा, करुण रस नहीं उसमें, वियोग श्रृंगार का उन्होंने बढ़िया सा प्रयोग किया है। तो वहां पर जैसे नायक नायिका गोपिकाओं की, कृष्ण के जितने भी भक्ति श्रृंगार की जो भी चीजें होंगी, वहां पर वियोग श्रृंगार अगर ऐसी चीज बिछोड़ने का होगा, है ना, बताए ना, नायक नायिका के अगर बिछोड़ने का वर्णन है, नायक नायिका तभी होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए कि दुख तो दो तरीके से होगा, लेकिन दुख भी ध्यान से समझ, अगर नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो रहा है, बिछुड़ने का, तो वियोग श्रृंगार करेंगे, इसमें भी दुख होगा, इसमें भी दुख होगा। ध्यान से इस बात को समझिए, ये उसके लिए बता रहे हैं जब आप काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, एक गद्यांश पद्यांश दिया रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेगा कि भाई साहब इसमें कौन सा रस है, तो वहां पर ये काम आएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। और ये ही दोनों आपको हंसना है या रोना है, यही कक्षा 10 में आपको पढ़ने हैं। तो मैं पूरा एक बार समझा दे रहा हूं। भयानक रस, है ना, भयानक रस भय होगा, इसका स्थायी भाव क्या है, भय। रौद्र रस क्रोध, रौद्र रस क्या होता है, क्रोध। अद्भुत रस विस्मय। विभत्स रस जुगुप्सा, जुगुप्सा। वात्सल्य रस, वात्सल्य, इसको भी आप समझ लीजिए 10वां। शांत रस, निर्वेद,
ये ध्यान से मेरी बात समझिए। अब कैसे क्या करना है, काव्य सौंदर्य के लिए भी समझ लो इसको। भयानक रस है ना, कोई चीज डर, भय मीन्स क्या होता है, डर है ना। कोई चीज आपने देखा, डर आपके मन में उत्पन्न हुआ, मन में डर आया कि भाई साहब बहुत यहाँ ना जाओ, ऐसे डर लगेगा। रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, तो रौद्र रस। अद्भुत रस, विस्मय, विचित्रता, आश्चर्य, आश्चर्य। आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसे मन में आपके आश्चर्य उत्पन्न हुआ, है ना। किसी की 3 आंख देख लिया, आश्चर्य, अरे वाह, है ना। एक हाथ छोटा एक हाथ लंबा देख लिया, अरे वाह। एक लड़की रस्सी पे चल रही, अरे वाह, आश्चर्य, अद्भुत रस। कौन सा रस, अद्भुत रस। बीभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा, बढ़िया सभा लगी है, कोई उल्टी कर दिया, है ना। छत बिछा 100 देख लिया, है ना। पूरे शरीर में घाव है, मवाद बह रही है, खून बह रहा है, घृणा आएगी, घिन आएगी, है ना। सब छीछा लेदर पड़ा है, अभी बैठे रहो क्लास में, है ना, और अचानक से कोई छीछा लेदर कर दे ना, गड़बड़ा जाए सब, तो विभत्स रस, घृणा, घृणा आएगी आपकी, छी कहाँ कैसे क्या कर दिया, तो विभत्स रस होगा वहां। वात्सल्य रस मैंने बताया, माता और पुत्र का जो प्रेम का वर्णन होगा, जहां पर भी उनके प्रेम की बातें होंगी वहां पर वात्सल्य रस हो। शांत रस, इस संसार की मोह माया से एकदम विरक्त होकर के, इस संसार में कुछ है ही नहीं है, नश्वरता है पूरे चारों तरफ ही संसार में, और कुछ है ही नहीं है, प्रेम है नहीं, नश्वरता ही नश्वरता ही है, और बिल्कुल एकांत में जाने का मन, हिमालय में जाने का मन करे, शांत रस, निर्वेद, शांति। इतनी सी बात मैंने रस के प्रकार के बारे में आपसे ध्यान से समझ लेना। आपसे प्रश्न इनमें से सही मिलान वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और नहीं तो कक्षा 10 में हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ध्यान से समझिए, प्रश्न आपसे कभी कभी ये भी हो सकता है कि भैया हास्य रस आपसे पूछा कि हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव है, आपसे प्रश्न ये पूछा, 4 ऑप्शन अगर उसने दिया, क्या दिया, हास, होस, होसो, हास्य, तो आपको क्या बताना है, आपको ये सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ये हास होता है। ध्यान से मेरी बात समझिए, ये हास ना कर देना, ना होश कर देना, ना होशो कर देना, हास होता है। इस चीज को ध्यान से, इस चीज को समझ लेना है। तो श्रृंगार रस का एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। वात्सल्य रस का वात्सल्य होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। तो आज इतना ही रखते हैं। अभी तक हमारी कहाँ तक क्लास हो गई, रस अर्थ हो गया, रस के अंग हो गए, रस के जनक हो गए, रस के प्रकार हो गए, है ना, और रस के कौन सी रचना है ना, किस पर चर्चा हुई, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या क्या है, तो इनको एक बार रिमाइंड करके हम लोग थोड़ा सा इसको फिर, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। 1 नंबर पहले तो स्टार लगा लो इसमें, आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही दोनों पूछे जाएंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन होगा, नहीं यहां से आएगा, एग्जाम्पल करवाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इसमें। जो भी कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12, कोशिश करिए कि सभी लोगों को जोड़िए और जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक, थैंक यू।